ठीक है। अनुपा जी, आखिर में कांग्रेस किस तरह से इस पूरे मोमेंटम को उठाएगी? क्योंकि हमने देखा कि हाथरस के मामले में प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव थी और तब जाके ये पूरा मुद्दा हाइप पे पहुंचा था। लेकिन स्थिति वही है कि अगर सत्ता में बीजेपी है और सत्ता के दम पर, बहुमत के दम पर वो जैसे चाहे वैसे स्थिति को मैनेज कर लेती है। आखिर में किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, अजय राय एक बहुत ही निर्भीक हमारे कार्यकर्ता हैं और उन्होंने ये लड़ाई का बिगुल फूंका है। लेकिन उसी समय पर हमें ये भी देखना है कि जो हमारी पार्टी के तरफ से तो आप देखेंगे प्रोटेस्ट जो चूंकि उत्तर प्रदेश का मुद्दा है तो वहां होगा। और मैं ऐसा मानती हूँ कि इंडिया गठबंधन भी साथ मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन बात वही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है ये उनके इस बात पर है कि वो पहले से ये प्रचार कर देते हैं कि हम इतनी सीट जीतेंगे और उतनी सीट जीतेंगे, फिर मीडिया उसको कैरी करता है, उसके बाद नैरेटिव बनता है, उसके बाद चुनाव इलेक्शन कमीशन के हिसाब से होता है और उसके बाद ईवीएम से भी छेड़ होती है। ये मेरा मानना है। ये इनऑर्गेनिक नहीं है और चूंकि ये पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी विपक्ष का साथ देने के लिए या लोकतंत्र का साथ देने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, तो चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिणाम जो होता है, सबसे बड़ा जो उसकी परीक्षा है, वो चुनाव है। जब तक भारतीय जनता पार्टी को लोग बाग वोट आउट नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज बहुत तरह की पीड़ाओं से गुजर रहा है, गुजरता रहेगा। और मुझे लगता है कि जो हमने अपने पूर्वजों से, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गांधी नेहरू को भी देखा था और इन हिंदुत्ववादियों को भी देखा था, पर उन्होंने सिलेक्ट उन्हें किया था जो प्रोग्रेसिव थे, जिन्होंने देश आजाद कराया था। तो मैं समझती हूँ लोग जब ये समझ लेंगे कि वो बिल्कुल इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अंधे समर्थन से अपने ही पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, अपने देश की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ तभी ये बदलेगा। और तब तक हम लोगों तक पहुंचकर अब उनकी बात उनसे कहते रहेंगे और उन्हें ये भी पूछते रहेंगे कि इन सब जो प्रताड़नाएं लोगों के साथ हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है, क्या उनको ये सब ठीक लगता है? और मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत ही रिसेंटली चर्चा कर रहे थे, तो देश के लोगों को संविधान की भी बहुत जानकारी नहीं है। एक बार उन्होंने कहा, हमें ये संविधान में सब कुछ गड़बड़ है, बदलना है। तो जब हमने उनसे बात की, हमने कहा चलिए हम शुरू से प्रस्तावना पर बात करते हैं, और जब बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारे फेवर में है। तो इस तरह से हम घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, समय लगेगा देखिए, क्योंकि अब जिस तरह का माहौल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है, जिस तरह से लोगों को पूरी तरह से भ्रमित करके उन्हें कंफ्यूज स्टेट में रख के भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा चला रखा है, उसमें एक-एक व्यक्ति तक पहुँचना हमारी ज़िम्मेदारी है और इसमें हम पीछे नहीं दिखेंगे आपको। अरुणा जी, आखिर क्या वजह है जिस तरह से आप बार बार इस बात को, इस पर जोर देती हैं कि जनता के बीच का रिएक्शन बहुत मायूस करने वाला है? वजह क्या है कि अगर विपक्ष के किसी नेता का नाम अगर इस लिस्ट में होता तो फिर देखिए बवाल किस तरह से होता और लोगों के रिएक्शन सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर किस तरह के आते। नाम एक पार्टी बीजेपी का अगर इसके साथ जुड़ गया है तो रिएक्शन उतना ठंडा क्यों है? वजह क्या लगती है कि क्या अब इस देश के जनमानस में ये मान लिया गया है कि बीजेपी जो करेगी वो सही करेगी, और बीजेपी पर अगर गलत आरोप लग भी जाएं, किसी गलत चीज के साथ बीजेपी अगर का नेता जुड़ भी जाए तो उसको गलत नहीं मान रही है देश की जनता? आखिर वजह क्या है? देखिए, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। ठीक है। 2017 में मुझे एक ऐसा अवसर मिला था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली को बहुत पास से 30 दिनों तक देखा था। ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात में खास तौर पे हर मोहल्ले के 10 लोगों को, जो आईटी सेल में जिन्होंने उनको भर्ती किया था, उनसे उस समय 250 की लिमिट थी, तो 250 के 50 व्हाट्सएप ग्रुप एक व्यक्ति को बनाना था एक मोहल्ले के। तो आप समझ लीजिए एक वार्ड के मतलब। तो अगर उसने 250 के 50 बनाए तो 10 लोगों ने कितने बनाए? तो इस तरह से उन्होंने हर राज्य में व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे संगठित किए हैं जिनको चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी की ना केवल विचारधारा का होता है, कई बार पदाधिकारी भी होता है, लेकिन लोगों के बीच में वो एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह होता है। और व्हाट्सएप देखना तो आपको पता ही है, व्हाट्सएप है चाहे इंस्टाग्राम है, जो जैसी जो जनरेशन है उस हिसाब से वो 8 से 9 घंटे दिन के व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर या फेसबुक पर बिताते हैं। तो
चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जो है वो बाकी लोगों को जब वो किसी भी फेक चीज का विरोध करते हैं तो या तो ग्रुप से निकाल देता है या सारे लोग डिमांड करने लग जाते हैं कि राजनीति की बात नहीं होगी। यानी कि जैसे ही आप पोल पट्टी खोलने लगते हैं तो कहते हैं कि ग्रुप में राजनीति मत करो। तो एक तो वहां से ये शुरुआत होती है। और जनता जो है वो हमारे यहाँ भारत में एक जनरली आप देखिए लोग बाग हैप्पी गो लकी हैं। आज उनको ये मालूम पड़ भी जाए कि जिस सेना के नाम पे उनकी भावुक जो भावनाएं हैं उनको ये भारतीय जनता पार्टी उभारती आई है। अब मेजर शैतान सिंह का अगर स्मारक, जो कि इतने बड़े हमारे शहीद थे और उन्होंने अपने भारत की मिट्टी के लिए जान दी, उनका स्मारक टूट जाता है और चूंकि वो बीजेपी की सरकार के रहते हुए हुआ है तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीजें हैं ये जनता के साथ हो रहा छल है। लेकिन इससे निकलने का जरिया भी बस यही है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचानी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रैटेजी 6 साल से बहुत ही इंटेंसली चल रही है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में और हमारे अपने परिवारों के ग्रुप में, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जो दूसरे फ्रेंड्स के हैं उनकी तो बात बाद में करूंगी, खास तौर पे जो परिवार का हर एक का अपना ग्रुप होता है जिसको घर कहते हैं या वो अपने रिश्ते नाते कहते हैं या मधुर रिश्ते ऐसे नामों से जो ग्रुप बनाए हैं, इनमें सबसे पहले वो सब छलावा आता है। और उस फेक नैरेटिव के जरिए वो बीमारी पैदा होती है कि हमसे छुपाया गया, ये एक बीमारी है, हमसे छुपाया गया। और इस बीमारी का क्योर यही है कि लोगों तक जाके उनको सच बताना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि प्रस्तावना को सुनने के बाद लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो हमारे फायदे की है, तब वो लोग, वो गांव के लोग थे, अब वो समझ गए, तो वो शायद भ्रमित नहीं होंगे। इसी तरह से लोगों तक जाके ही इसका निदान हो सकता है। लोगों को डर से मुक्त कराने के लिए एक बार फिर भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। तो जो संदेश हमारे हैं, एक तो नफरतों को मोहब्बतों से जीतना, मोहब्बत की दुकान खोलना नफरतों के बाजार में, और दूसरे लोगों को ये कहना कि डरो मत। अनुपमा जी, हत्या, बलात्कार, यौन शोषण, महिला अपराध, इन मामलों में भी क्या सिलेक्टिव हो जाना सियासत कही जाएगी, या फिर ये समझा जाए कि इंसानियत के दायरे में अगर इन चीजों पर, अगर एक इंसान होने के नाते आप संजीदा नहीं हैं और आप इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं या आपकी कोई राय नहीं बन रही है, तो फिर क्या सियासत आप अच्छी कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के किसी भी नेता का कोई ट्वीट नहीं देखने को मिल रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का कोई ट्वीट नहीं, आईटी सेल से जुड़े हुए ये लोग हैं और आईटी सेल की तरफ से कोई बयान, कोई स्पष्टीकरण नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री का कोई ट्वीट नहीं, उत्तर प्रदेश की महिला विधायकों का कोई ट्वीट नहीं। आखिर स्थिति क्या है ये? भारत को एक वो जहर पिलाया जा रहा है धीरे धीरे और मस्तिष्क को सुलाने के लिए, जिसमें उनको जो दिख रहा है उसके बाद भी अगर वो इतिहास में दर्ज नहीं हो रहा है तो वो इतिहास कहाँ लिखा जाएगा, कौन लिखेगा उसका इतिहास? अगर प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलेंगे तो दर्ज होगा, अगर कोई मंत्री उस पर बोलेगा तो दर्ज होगा, क्योंकि इतिहास उनका होता है जो जीतते हैं। और जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब तो इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इसीलिए आप देखिए कोविड से लेकर अभी तक का आप देखिए किस तरह का पैटर्न है। कोई भी दुर्घटना हो, कोई विभत्स से विभत्स घटना हो, प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता। जब चीन हमारे ऊपर चढ़ता है तो उनका बयान कैसा आता है? ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुस आया है। तो ऐसा बयान देके चीन को वो सीधे क्लीन चिट दे देते हैं। तो इतिहास में क्या दर्ज हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। विदेश मंत्री सिर्फ एक बार 2020 में चीन जाते हैं और तब बातचीत होती है, उसके बाद से विदेश मंत्री कब गए हैं चीन? नहीं गए। राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने पिछले साल के जून में एक बार चीन के विदेश रक्षा मंत्री से बात की। क्या उस बातचीत का कोई मसौदा पेपर्स में छपा? जब छपेगा ही नहीं तो इतिहास में कैसे आएगा? तो भारतीय जनता पार्टी, ब्रिजभूषण शरण सिंह का जब घटना हुई तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सांसदी से इस्तीफा नहीं दिया, तो इतिहास में नहीं गया। जब लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया गया तो अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ और उस व्यक्ति को, जो उनका बेटा था, थोड़े दिनों के बाद बेल मिल गई।
तो ये सारी चीजें हमको दिखा रही हैं कि ये इतिहास में दर्ज ही नहीं कराना चाहते अपनी क्रूरताएं, और इसीलिए बयान नहीं देता कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता। और वो महिला नेत्रियां जो महिला नेत्री होने के नाम पर कलंक हैं, मुंह में दही जमा कर बैठ जाती हैं, और उनका भी ये चाल चरित्र और चेहरा दिखता है कि वे जनता की सेवा के लिए नहीं है। महिला हो के भी महिला जो एक पूरा वर्ग है, उसके ये सहायता कभी नहीं करती, जबकि वो सत्ता में है, पावर में है। तो ऐसे में हमें ना तो कोई उनसे उम्मीद है, और हम ये जानते हैं कि इतिहास में ना दर्ज कराने की ये जो उनकी साजिश है, इसका सामना करने वाले आप जैसे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, आप ही लोग हैं जो इसे जगाए रखे हैं, और जिससे लोगों तक बात पहुंचती है। और पत्रकारों से, खास तौर पे प्रिंट मीडिया से, जो हिंदी का प्रिंट मीडिया है, उससे भी उम्मीदें जाती रही हैं। तो ये लोकतंत्र का एक बहुत ही काला काल चल रहा है। लेकिन हम सब मिलकर, आप सब मिलकर लोगों तक ये बातें पहुंचाएंगे तो लोगों के अंदर जागृति जरूर आएगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि लोकतंत्र को जहर से, नशे से थोड़ा सुला जरूर दिया गया है, लेकिन जिस दिन जागृत होगा, उस दिन इस देश में दोबारा वही बेतकल्लुफी, वही तसल्ली वापस लौटेगी। अनबा जी, बिल्किस बानो, उस वो मामला, कठुआ गैंगरेप, हम देख रहे हैं कि बिल्किस बानो के उन अपराधियों को छोड़ दिया जाता है तो उनका स्वागत होता है। कठुआ में क्या हुआ? तिरंगा यात्रा निकाल दी गई उन आरोपियों के समर्थन में। और फिर जब हम उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं तो हाथरस से लेकर बीएचयू तक, क्या फिर रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं को भी राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाएगा और राष्ट्रवाद के सहारे एक बचने का रास्ता ढूंढा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये कर देना और उनके समर्थकों के लिए इस तरह से राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर लेना इतना आसान हो गया है? क्या राष्ट्रवाद इतनी हल्की चीज हो गई है, या राष्ट्र प्रेम या तिरंगा इतना आसान हो गया है कि किसी को भी थमा दीजिए और फिर उसे अपराध मुक्त कर दीजिए? मैं एक बात आपसे कहूंगी, और ये बात बड़ी व्यक्तिगत तौर पर मेरी महसूस की हुई है, कि हमारे फौज में बहुत से अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं, उनकी पत्नियां हैं, और मैंने उनकी पूरी जिंदगी उनका सम्मान किया। लेकिन वे बेहद सांप्रदायिक हो चुकी हैं, और इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी की कोई गलतियां नहीं दिखती। तो हुआ यूं कि अलग अलग जब मैंने उनसे कठुआ के इस तरह से बीजेपी द्वारा बलात्कारियों को सम्मानित करने की बात करी, तो उनकी आंखें झुक गई। फिर जब मैंने ये हाथरस की बात करी, आंखें झुक गई। मैंने पूछा बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ देना, उसके अपराधियों को छोड़ देना और इस तरह से उनको माला पहनाना सही है, तो उनकी आंखें झुक गई। लेकिन इन झुकी आंखों के बावजूद भी उनके अंदर जो एक आत्मसम्मान है, उसको कहीं ताक पर रखते हुए, एक नारी की अस्मिता को बिल्कुल इग्नोर करते हुए उनका जो मैं व्यवहार देखती हूँ, और वो कहते हैं हम बीजेपी को वोट देते हैं। तो ये जो स्थिति इस समय है, लोगों को, जैसा मैं कह रही हूँ कि महिलाएं ही महिलाओं के सम्मान की खैरख्वाह नहीं है, महिलाएं ही महिलाओं के सम्मान को बचाना नहीं चाहती हैं, या जो उनके सम्मान को आहत करता है, चोट पहुंचाता है, उसके प्रति उनके अंदर किसी तरह की जुगुप्सा नहीं जागती है। ऐसे में मैं समझती हूँ कि विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा है, और आप लोग जो उस पूरे, क्योंकि समाज को हम तभी अच्छा मान सकते हैं जब समाज में सभी को बराबरी का दर्जा भी हो, महिलाओं का सम्मान भी हो। तो हमारा समाज जो है एक शरण की तरफ रोज बढ़ रहा है। लेकिन हम कुछ लोग हैं, जैसे कहते हैं कि धरती भी कुछ बहुत अच्छे लोगों के कारण ही संभली हुई है। वही बात है। देश में लोकतंत्र तो नहीं है, देश में तानाशाही चल रही है, और खास तौर पे महिलाओं की जागरूकता में मैं अभाव देखती हूँ। मैं आह्वान भी करती हूँ उन महिलाओं का जो किटी पार्टी में जाती हैं, जो इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के इवेंट करती हैं, जाके एक टाइम पास की तरह किसी स्लम में जाती हैं और बच्चों की क्लासेस लेती हैं। उन सब का आह्वान भी करती हूँ कि जब आपके जैसी कई नारियों के साथ इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए कई 100 गुना बढ़ गया है, ऐसे में तो जागृति लानी पड़ेगी, नहीं तो ये आज हमारे घरों तक बहुत जल्दी पहुंच सकती है। इन तमाम घटनाओं के बीच में अनुपमा जी, हम मणिपुर को कैसे भूल सकते हैं?
वो जो तस्वीर आई मणिपुर से, जिसने तमाम घटनाओं को एक सेंट्रल इशू के तौर पर सामने रखा, जिसमें महिलाओं के साथ अभद्रता होती हुई साफ तौर पर दिख रही थी। डबल इंजन की सरकार तो वहां पर भी थी। उत्तर प्रदेश जहां ये विभत्स घटना हुई है, पहली घटना नहीं है, बार बार मैं अगर कहूं तो ये डबल इंजन की सरकार में उस फहरिस्त की ये शायद इस साल की आखिरी घटना होगी जिसने दुनिया को झकझोर के रखा है, इंसानियत को झकझोर के रख दिया है। जो राज खुलते हैं वो राज खोल कर ये बताते हैं कि सत्ता के दम में जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जो कहते हैं कि हम सबसे ताकतवर हैं, हमारे सामने अपराधी नतमस्तक होते हैं, उन्हीं के शासन में ऐसी घटनाएं होती हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं कि हमारी गलती हुई है और गलती का एहसास तक नहीं। क्या ये सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है? अगर आपको बीमारी क्या है यही नहीं पता तो आप इलाज कैसे करेंगे? देखिए, जो अंतरात्मा को झकझोर देने वाली ये घटना थी, वो केवल आपकी और हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है। ये ध्यान रखिएगा कि 140 करोड़ के इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जी रहे हैं। और उस 5 किलो राशन का अर्थ ये होता है कि वो जी तो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्रांति नहीं आती। तो वो झकझोर जो है वो उन तक नहीं पहुंचती। उनका तो पूरा समय अपने उस 5 किलो राशन के सहारे पूरा महीना पार लगाने का होता है। तो ऐसे में जनता का जब एक बड़ा हिस्सा गरीब है, जनता का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ 2 जून की रोटी के लिए लाचार है, जनता का एक बड़ा हिस्सा जब सपने नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे समाज में ये पूरी तरह ऐसा समाज है जिसके ऊपर जैसे किसी ने धूल डाल दी हो, उसकी आंखों में धूल झोंक दी हो, एक पूरा कोहरा उसके चारों तरफ आ गया हो और जिसमें से वो खुद नहीं निकलना चाहता। इस धुंध में वो बैठा हुआ है। तो जो बचे हुए लोग हैं हमारे देश के 60 करोड़ लोग, उसमें एक मेजॉरिटी है जो 31 करोड़ की है, जो भारतीय जनता पार्टी को 35 करोड़ लोग वोट देते हैं। उन लोगों से तो आप उम्मीद करना ही छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग फेंस पर बैठे हैं, शायद वो इस कदर डरे हुए हैं कि वो भी धारा के साथ ही बहते हैं और शायद उनको इसमें अपने अस्तित्व का बच जाना लगता है। उस अस्तित्व का जो ना तो देश के काम आ रहा है, ना उनकी अपने जो आत्मसम्मान को बचा लेने के काम आ रहा है। तो ये जो डर का माहौल है, इसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा पेस अप कर दिया है, बहुत ऊँचा उठा दिया है और उसके कारण उनके अंदर जो अहंकार है, उसमें वो जनता को सिर्फ एक मोहरा समझते हैं। और इसीलिए तो मैं बार-बार एक चीज़ कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जब-जब काल हुआ है, चाहे वो अटल बिहारी जी का रहा हो, हमारे देश में इंटेलिजेंस फेलियर होते हैं। हमारे देश के लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले होते हैं। हमारे देश के जो लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले होते हैं, उसके बाद हम आईएसआई के लोगों को भी बुला लेते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इस तरह दिग्भ्रमित कर दिए जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें बचाने के लिए हमारा तारणहार भी भारतीय जनता पार्टी है। और मैं बार-बार इसीलिए जब भी बात करती हूँ, तो इन मुद्दों की बात करती हूँ, जिससे लोग ये समझें कि लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले होते हैं, लेकिन उधर हमारे देश के शहरों में बम के धमाके बंद हो जाते हैं। तो कौन है जो इस तरह से देश के चारों हमारे अंदरूनी शहरों में जो आतंकवाद फैलाते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो वो बंद हो जाता है। लेकिन जो शुरू होता है वो इंटेलिजेंस फेलियर्स की घटनाएं होती हैं। और शायद मुझे तो दुर्भाग्य से मुझे ऐसा लगने लगा है कि चूंकि पुलवामा का कोई अभी तक पड़ताल नहीं हुई। संसद पे जो हमला हुआ था पहली बार 2001 में, उस समय जो डिस्कशन चल रहा था वो ताबूत घोटाले पर चल रहा था, इक्विपमेंट घोटाले पर चल रहा था जो कारगिल में हुआ था। तो हर बार दिशा लोगों की बट जाती है और ये एक बहुत बड़ा ना केवल माइंड गेम है, देश के लोगों के साथ सत्ता के लालच में एक बहुत गहरी साजिश है। लेकिन चूंकि प्रमाण हम नहीं ला सकते, तो इसलिए ये बार-बार होते हुए पैटर्न्स को देख के ही हम अनुमान लगाते हैं कि इस तरह से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने काबू में रखना चाहती है, चाहे उन्हें परिवार को परिवार से तोड़ देना पड़े, दोस्तों को दोस्तों से तोड़ देना पड़े, 2 समुदायों को समुदायों से तोड़ देना पड़े, चाहे कुछ भी हो, उन्हें हर कीमत पर सत्ता चाहिए और सत्ता पाने के बाद वो देश का जिस तरह से दोहन करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संपदा हो, चाहे वो रेत हो, चाहे वो जंगल हो, वो सबके सामने है।
जब लोगों को इससे नुकसान होने लगेगा तो आंखें खुलेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं इसीलिए उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश का लोकतंत्र जागे। बहुत शुक्रिया अनुपमा जी, इस वक्त देने के लिए। बहुत बड़ा मुद्दा और देश के सामने विचार करने का ये क्षण है कि आप किस तरह का भारत चाहते हो, किस तरह के भारत को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं की अगर ये स्थिति हो, यूनिवर्सिटीज़ का अगर कैंपस सुरक्षित ना हो, फिर पढ़ाई का माहौल कैसे बनेगा, कैसे जो छात्राएं हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगी, और देश की महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा क्या, इन तमाम चीज़ों के पीछे सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई शख्स अगर आ जाए तो छोटा पड़ जाता है। ये एक बड़ा सवाल। इस सवाल के साथ हम अब इस पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट को यहीं पर रोकेंगे। अनुपमा जी, बहुत शुक्रिया। ये सवाल इस देश की जनता के सामने है कि आखिर आप किस तरह से महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेते हैं और इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं।